today we are going to study about auxiliaries. There are two types of auxiliaries. First, primary auxiliaries, and second is modal auxiliaries. Today we will read about primary auxiliaries. There are three categories in primary auxiliaries: be, have and do. बी में सबसे पहले हम बी के बारे में जानेंगे कि बी में कौन कौन सी ऑक्सिलरीज आती हैं. इज, आर, एम, वॉज, वर, ये केवल 5 बी में आती हैं. इसको समझना इसलिए भी छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार उनके क्वेश्चन पेपर में सवाल आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में बी फिल विद बी. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी क्या है. तो बी केवल इज, आर, एम, वॉज, वर है. अगर आपको बी फिल करने के लिए आए आप तो इनमें से जो परफेक्ट वहाँ पर लगने वाला एकदम सुटेबल ऑक्सिलरी है वो आपको लगा देना है. तो थ्री ऑक्सिलरीज आर, दीज ऑक्सिलरीज आर जनरली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस एंड पैसिव वॉइस. जनरली किस लिए यूज़ करी जाती है? ये कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज़ करी जाती है. जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें हम चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम शैल और विल लगाते हैं जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे. हम इसमें केवल प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे जो कि इस बी के वॉज, वर, इज, आर, एम के यूज़ के साथ बनाई जाती हैं. दूसरी क्या होती है? दूसरी हमारे जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो भी हम इन बी का यूज़ करते हैं. तो कॉन्टिन्यूअस हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. हम बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बी के साथ क्या लगाते हैं? बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं. अब हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि हमने जो समझा, जो हमने पढ़ा उसको बहुत अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाए. राम इज राइटिंग अ लेटर, इज ऑक्सिलरी है, राइटिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है. आई एम रीडिंग अ बुक, एम ऑक्सिलरी है, रीडिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है. दे वर गोइंग टू द मार्केट, वर ऑक्सिलरी है, गोइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है. सीता वॉज वॉशिंग हर क्लोथ, वॉज ऑक्सिलरी है और वॉशिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है. राम एंड श्याम आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आर ऑक्सिलरी है और सिंगिंग अ सॉन्ग. सिंगिंग क्या है? वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो इस तरह से हम इज, आर, एम, वॉज, वर लगा करके आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ क्या बनाते हैं? कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो. यूज ऑफ बी इन पैसिव वॉइस. अब हम पैसिव वॉइस में बी का यूज कैसे करते हैं? इन पैसिव वॉइस इज, आर, एम, वॉज, वर आर यूज विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक पैसिव ऑफ इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस. आप इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो होते हैं उनके भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इन ऑक्सिलरीज की ज़रूरत पड़ती है और जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें भी हमें इन ऑक्सिलरीज की ज़रूरत पड़ती है. एग्जाम्पल के साथ समझिए. द लेटर इज रिटन बाय राम. पत्र राम के द्वारा लिखा गया. द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय देम. फूल उन लोगों के द्वारा तोड़े गए. आई एम गिवन अ प्राइज बाय देम. मुझे उन लोगों के द्वारा एक उपहार दिया गया. द क्लोज वर बींग वॉश्ड बाय अ वुमन. अब देखिए ऊपर के किसके थे? इंडेफिनिट के थे पैसिव, और नीचे क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस का आ गया. इस महिला के द्वारा कपड़े धोए जा रहे थे. रहीम वॉज सेंट टू द जेल. रहीम कहाँ भेजा गया? जेल भेजा गया. अब आपने देखा कि बी का प्रयोग हम किन किन परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ करते हैं. अब हम हैज़, हैव और हैड को जानेंगे. जनरली हम हैज़, हैव और हैड को जानते हैं पोजीशन के सेंस में. जब किसी के पास कोई चीज़ होने के लिए हमें कुछ कहना होता है, किसी का किसी के ऊपर अधिकार होने के लिए कोई चीज़ हमें कहनी होती थी, तो छोटी क्लासेस में हम हैज़, हैव और हैड को पोजीशन के लिए ही पढ़ते थे. जैसे कि राम हैज़ टू पेंसिल्स, दे हैव सो मेनी बुक्स, I had a beautiful doll when I was a child. ये सारे क्या हो गए? ये पोजीशन के सेंस में जब हम हैव यानी कि हैज़, हैव और डिड का, हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते थे. अब हम जब बड़े क्लासेस में इन्हीं ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं हैज़, हैव और हैड का, तो देखिए हम किस तरह करते हैं. देयर आर 3 ऑक्सिलरीज इन हैव. जैसा कि आपको पता ही है कि हैज़, हैव और हैड. दीज ऑक्सिलरीज आर यूज्ड फॉर शोइंग पोजीशन इन परफेक्ट टेंस विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑल्सो इन कन्वर्जन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एक तो पोजीशन के लिए होता है जो हम सबको पता है, उसके लिए हम उसको अलग हमने रख दिया था, हमने इसके साथ उसे ऐड ही नहीं करा है. तो कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में होता है. और कहाँ होता है? जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करते हैं. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है. राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क. राम अपना काम खत्म कर चुका है. दे हैव गॉन टू द मार्केट. वे बाजार जा चुके हैं. गीता हैड रिटन अ लेटर यस्टरडे. गीता कल एक पत्र लिख चुकी थी. अब ये आपके क्या हुए? ये आपके परफेक्ट हो गए. परफेक्ट में हमने सीखा किसका? हैज़, हैव और हैड का, फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस. और पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इनका इस्तेमाल कैसे करना है? एज वी नो दैट हैज़, हैव, हैड आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पैसिव वॉइस. हम सबको पता है पैसिव वॉइस में भी इनका इस्तेमाल होता है. दीज आर नीडेड इन कन्वर्जन ऑफ ईच परफेक्ट टेंस. आपको तीनों के परफेक्ट टेंस में इज, हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करना होगा. एग्जाम्पल्स:
A letter has been written by Ram. So many books have been read by Shyam. Many cups had been broken by Geeta. I shall have been held by Ram. Many essays will have been written by Sohan. अब देखिए कि नीचे वाले दोनों में shall have और will have का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि shall और will दोनों क्या है, दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। यानी जब जो हम फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी भी लेते हैं और हम मॉडल ऑक्सिलरी भी लेते हैं। ये इसका डिटेल में हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ समझेंगे। लेकिन आपने देखिए जब पैसिव वॉइस बनाए, किसी भी परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट के बनाए, चाहे पास्ट परफेक्ट के बनाए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट के बनाए, आपको हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करना ही पड़ा। इसके बाद हम सीखेंगे कि डू में कौन कौन आता है। Does, do, did are auxiliaries of this category। इस कैटेगरी में ये 3 आती हैं। These are generally used in framing negative and interrogative sentences। इनको हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन फ्रेमिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू, डज या डिड लगा करके नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर पांडे डज नॉट ईट एग्स। मिस्टर पांडे अंडे नहीं खाते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ। यू डिड नॉट शो मी योर होमवर्क। तुमने मुझे अपना होमवर्क नहीं दिखाया था। ये हमने किसे डू, डिड और डज की मदद से क्या बनाया, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। आप फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन्हीं की मदद से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें कुछ इंट्रोगेटिव तो किससे ऑक्सिलरी को आगे लगा करके बन जाते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ बनते हैं। दोनों में हमें इन प्रकार का कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। कैसे किया जाता है ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। डू, डज एंड डिड प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। कैसा होगा, डू, डिड और डज सबसे पहले लगा दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू यू ईट मीट। क्या तुम मांस खाते हो। डज बीना डांस। क्या बीना डांस करती है। डिड ही शी यू यस्टरडे। कल क्या उसने तुम्हें देखा था। व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो। व्हेन डिड यू लीव दिस प्लेस। तुमने ये जगह कब छोड़ी। अब देखिए ये बी में आपके बी, हैव और डू, ये 3 प्रकार की कैटेगरीज आपकी किस में आई थी, आपकी आई थी प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। और आज हमने इन सारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज को स्टडी कर लिया। उम्मीद है आपको जो मैंने बताया वो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन चूंकि ये 8th तक कोर्स में है, ये पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों का मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।